हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईआईटी जेईई 2010 का पेपर 1 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को अगर तुम देख ही रहे हो तो एक बात ध्यान से सुनो। देखो, इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देने जाने वाला हूं कि एक एक क्वेश्चन आ गया उसका सॉल्यूशन ये रहा, ये क्वेश्चन आ गया इसका सॉल्यूशन ये रहा। ये यहाँ पे मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कम से कम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देख के जाना। जब तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपे हुए थे, हम लोग किस किस एंगल से सोच सकते थे, ये सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। उस चैप्टर का बेसिकली एक मिनी रिवीजन टाइप हो जाएगा, ठीक है। एंड दोबारा कभी भी उस चैप्टर का क्वेश्चन आया, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए, तुमसे 100% बन जाएगा। एंड ऐसा होता है यार, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं जिस कॉन्सेप्ट पे, उसी कॉन्सेप्ट पे दोबारा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आएगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। और तुम अगर कॉन्सेप्ट ही सीख गए तो तुम्हारा तो क्वेश्चन बन जाएगा ना, तुम्हारा आईआईटी जेईई में सिलेक्शन हो जाएगा यार। तो देखो, स्टार्ट करेंगे वीडियो। सेक्शन 1 हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। उसमें हमारे पास सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो तुम्हारे सामने जो भी क्वेश्चन आए स्क्रीन पे, उसको सबसे पहले तुम्हें खुद से सोचना है, खुद से सॉल्व करना है, देन ओनली तुम देखो कि मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन के ऊपर है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल जाएगा तुम्हें। जब तुम क्वेश्चन देखोगे, बोला एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स ए बी सी हैं। वो सब के सब किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे ये लाइन पढ़ लिया, इस लाइन को लिखने के साथ साथ हम लोग क्या लिख लेंगे कि भाई उन्होंने ये बोला है कि 2b की वैल्यू a प्लस सी के बराबर है। यहां से एक इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा हमें। क्या इंफॉर्मेशन? वी नो कि कोई भी ट्राइंगल हो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री होती ही है। इसका मतलब a प्लस सी को लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस बी। ए प्लस सी को लिख दो 180 डिग्री माइनस बी। 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी। यहां से तुम्हें क्या पता चल गया? 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज b की वैल्यू इज 60 डिग्री। अच्छा, b की वैल्यू 60 डिग्री एंड a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसी टाइम पे? 120 डिग्री। ए और सी पता चल पाएगा क्या? बोलेंगे नहीं, इस लाइन से तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा, हमें इतना इंफॉर्मेशन दी गिवन था, इससे मैंने कुछ ना कुछ निकाल लिया। अब आगे पढ़ते हैं। बोला गया स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी डेनोट्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट टू ए बी एंड सी। ये स्टैंडर्ड है अपना। ए एंगल के सामने ए साइड, बी एंगल के सामने बी वाला साइड, सी एंगल के सामने सी वाला साइड। एक रफ स्केच में बना देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। अब यहां पे तुम देखोगे तो बी बिल्कुल भी नहीं है एंड 2a एंड 2c में कुछ कुछ गिवन है। साइन 2a साइन 2c का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। कभी भी तुम्हारे पास एसओटी का क्वेश्चन आए, उसमें साइड्स भी इंक्लूडेड हो एंड एंगल्स भी इंक्लूडेड हो। दो ही फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला क्या, बेसिकली एक ही फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होगा, विच इज साइन रूल। अगर ये तुम्हें आता है ना साइन रूल, तुमसे क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जाएगा। एंड यार आईआईटी जेईई के क्वेश्चन जो आते हैं ना एसओटी के, उसमें साइन रूल एंड कोसाइन रूल ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो साइन रूल एंड कोसाइन रूल पे तुम्हें कमांड होना चाहिए। अब देखो साइन रूल क्या बोलता है। साइन रूल ये बोलता है ए इज इक्वल टू 2r साइन ए, ठीक है। सिमिलरली बी इज इक्वल टू 2r साइन बी एंड सी इज इक्वल टू 2r साइन सी। जहां पे r क्या है? कैपिटल आर, सरकम सर्कल का रेडियस। ओके, अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। यहां पे इस एक्सप्रेशन को मैं ध्यान से अलग से लिखता हूं। a अपॉन सी मल्टीप्लाइड बाय साइन 2c प्लस सी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन 2a। ध्यान से देखना, यहाँ पे साइड्स का रेशियो गिवन है। साइड्स के रेशियो को क्या हम लोग एंगल के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं? एंगल के रेशियो में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि मुझे एंगल में कुछ रिलेशन पता है, साइड्स में कोई रिलेशन अभी नहीं पता है मुझे। तो मैं साइड्स के रेशियो को एंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। ए अपॉन सी को क्या मैं साइन ए अपॉन साइन सी लिख पाऊंगा? तुम बोलोगे हाँ। अच्छा, जैसे ही ये लिखा, तुम्हें दिमाग में एक चीज क्लिक किया, सर यहाँ पे साइन 2c लिखा हुआ है। क्या मैं साइन 2c को 2 साइन सी कॉस सी लिख दूं? 2 टाइम्स साइन सी कॉस सी, ये क्या लगाया? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। प्लस अब देखो सी अपॉन ए को लिख दोगे साइन सी अपॉन साइन ए।
अच्छा साइन 2a लिखा हुआ है तो क्या करना चाहिए मुझे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। पता चल गया तुम्हें अब तो। अब देखना ध्यान से, यहां से साइन सी कटा, साइन ए से साइन ए कटा, ऐसे भी सबका कट ही रहा है, ठीक है। तो 2 साइन ए कॉस सी प्लस 2 साइन सी कॉस ए। इस चीज को अब ध्यान से देखना, दोनों में दो कॉमन है, दोनों में दो कॉमन है एंड अंदर में कुछ तो लिखा हुआ है। अगर तुम पहचान चुके हो तो देख लो, साइन ए प्लस सी लिखा हुआ है। कैसे कैसे कैसे, साइन ए प्लस सी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वही तो लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो 2 टाइम्स साइन ए प्लस सी लिखा हुआ था ये, हाँ। और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस सी की वैल्यू या तो 120 डिग्री लिख दो या तो बी के फॉर्म में ले आओ। तुम बोलोगे अगर मुझे 120 डिग्री लिखना है तो 120 डिग्री लिख दूंगा, 2 टाइम्स साइन ए प्लस सी इज 120 डिग्री एंड साइन 120 डिग्री की वैल्यू इज सेम है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन पाई माइनस थीटा होता है क्योंकि। तो तुम बोलोगे 2 इंटू रूट 3/2 लिखा हुआ है ये, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, रूट 3। आंसर कितना आ गया, रूट 3। ऑप्शन नंबर डी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। यही बोलता हूँ, अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहोगे एक एक क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन वगैरह आ गया, मतलब तुम्हें तुरंत क्लिक हो गया वेक्टर्स इन 3D, मतलब तुम्हारा माइंड तुरंत कहाँ चले जाना चाहिए, वेक्टर्स इन 3D के सारे कॉन्सेप्ट पे। चलो अब देखना, बोला कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन बताओ कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस। एक प्लेन है कोई भी, उस पर एक लाइन गिवन है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। मतलब बेसिकली हमारे पास एक प्लेन है, हमारे पास एक प्लेन है जिस पे दो लाइंस ऑलरेडी हैं, तो क्या मुझे इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता चल जाएगा। तुम बोलोगे हाँ सर, एक प्लेन गिवन है उस पे दो लाइंस गिवन है तो दोनों का डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा तो नॉर्मल वेक्टर पता चल जाएगा। तुम बोलोगे हाँ सर, तो ये तो मुझे उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता चला जिसका इक्वेशन मुझे निकालना ही नहीं है, मुझे तो एक दूसरे प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अच्छा, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, दिस मीन्स उन दोनों का नॉर्मल्स भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो अब तुमने बोला कि हमारा जो प्लेन होगा उसका जो नॉर्मल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दिस मीन्स n1 डॉट n2 जीरो होने वाला है। अब ध्यान से देखना भाई, और हमारा जो प्लेन है वो इस लाइन को कंटेन भी करता है। तो अब यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन किस तरीके से प्रोसीड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट किया। हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन पे दो लाइंस है, ठीक है। अब ये जो प्लेन है इस पे दो लाइंस है, दोनों लाइंस ऐसे होंगे कुछ भी, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर मुझे पता है, डायरेक्शन वेक्टर ये वाला चीज है। अच्छा, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उससे एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आएगा। और हमारा जो प्लेन है उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। हमारा जो प्लेन है एंड ये वाला जो प्लेन है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दिस मीन्स इस टाइप का सिनेरियो कुछ बन रहा है। मैं एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा तुरंत। इस टाइप का सिनेरियो बनने का कोशिश हो रहा है। दिस टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब ध्यान से सोचना, इस प्लेन पे दो लाइंस है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो एक नॉर्मल वेक्टर आया। तुम बोलोगे हाँ सर, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर वो कुछ इधर होगा। तुम बोलोगे हाँ सर, ये लेट से n1 है तो ये n2 वेक्टर। ये दोनों नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तुम बोलोगे हाँ सर, इस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आया बेसिकली, वो उसमें कुछ लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे तो इसके पैरेलली बहुत सारे ऐसे वेक्टर आएंगे जो सेम होंगे। तो उसके पैरेलल ये जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो एक ऐसा नॉर्मल वेक्टर भी आ सकता है डायरेक्शन रेशियो कुछ मल्टीप्लाई करके, जो इस प्लेन पे एग्जिस्ट करता हो, एग्जैक्टली इसी प्लेन से पास करने वाला वेक्टर। तुम बोलोगे हाँ सर। ओके, अब देखना, प्लेन का इक्वेशन जब भी लिखना हो उसके लिए एक नॉर्मल वेक्टर जानना जरूरी है एंड उस पर एक पॉइंट जानना जरूरी है। मतलब इस प्लेन का अगर मैं नॉर्मल वेक्टर पता कर लूँ तो इस पर एक पॉइंट तो मुझे पता है 0, 0, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, 0, 0, 0 उस पर लाई कर रहा होगा जरूर। लेकिन ये लाइन इस पे भी लाई कर रहा है। तुम बोलोगे हाँ, इसका डायरेक्शन वेक्टर मुझे पता है एंड ये जो नॉर्मल है उसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी इस प्लेन पे लाई कर सकता है। बोलेंगे हाँ,
तो इन दोनों वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ तो उससे मेरा ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा क्या? तुम बोलोगे हाँ सर, मतलब बेसिकली 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट लेना था। अब मैंने जो भी बोला उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, शायद तुम्हें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। ध्यान से देखना। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आई जे के 3 4 2 4 2 3 3 4 2 4 2 3, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया, n1 वेक्टर आ जाएगा इससे। n1 वेक्टर क्या है देख लेते हैं। आई 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 2 ज़ा 4 8 माइनस जे कैप किया तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 1 प्लस के कैप किया तो तुम बोलोगे 3 2 ज़ा 6 6 माइनस 16 माइनस 10। सो यहाँ से तुम्हारे पास आया 8 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 10 के कैप। दिस इज नॉर्मल वेक्टर 1 का डायरेक्शन रेशियो। अब तुम देखो हमारे पास जो प्लेन है उस पे एक लाइन है, उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर बी वेक्टर वी नो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इस डायरेक्शन वेक्टर का इस नॉर्मल वेक्टर के साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूं तो हमारा जो प्लेन है ओरिजिनल उसका नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा। तो तुम बोलोगे n2 वेक्टर जो होने वाला है वो होने वाला है आई कैप जे कैप के कैप, देन 8 माइनस 1 माइनस 10, देन 2 3 4 2 3 4। इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आएगा आई -4 माइनस माइनस प्लस 30, दैट इज 26 आई कैप। माइनस जे कैप किया तो 8 4 जा 32 माइनस माइनस प्लस 20 52, सो माइनस 52 जे कैप प्लस के कैप किया तो डिटर्मिनेंट आई होप सबको कैलकुलेट करने आता होगा। 8 3 ज़ा 24 माइनस माइनस प्लस 2, तो 26 के कैप। दिस इज 26 के कैप। तो ये अपना आ गया नॉर्मल वेक्टर। तो हमारा जो प्लेन होगा वो समथिंग लाइक दिस होगा 26x माइनस 52y प्लस 26z इज इक्वल टू डी टाइप। डी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट पता होना चाहिए प्लेन पे, एंड वो पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 0 0 0 तो उस पर है ही, तो 0 0 डालोगे तो डी 0 आ जाएगा, हैंड्स द प्लेन विल बी दिस 26i। और इसको और कैलकुलेट अच्छे सिंप्लीफाई कर ले, 26 से 2x सॉरी x माइनस 2i प्लस z इज इक्वल टू 0, x माइनस 2i प्लस z इज इक्वल टू 0, x माइनस 2i प्लस z इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी क्वेश्चन आए ना उसको फ्रेम कर लिया मैंने पहले कि मैं किस तरीके से आगे प्रोसीड करने वाला हूँ। आईटीजे में इनफ टाइम होता है तुम्हारे पास, वहाँ पे ये नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने, वहाँ एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। तुम कितना क्वेश्चन एक्यूरेट सॉल्व करते हो वो मैटर करता है, ठीक है। तुम्हारे पास 60 क्वेश्चन है, अगर तुम 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करके आओगे तुम्हारा आईआईटी में हो जाएगा सिलेक्शन बहुत अच्छे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने। अब ये क्वेश्चन यार मैं बहुत बार क्लास में करवाता हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पे बोला गया ओमेगा भी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 वाला कॉन्सेप्ट। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा टू द पावर 3 का मल्टीपल इज 1, ये भी पता है हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में इतना ही जानना है, इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं क्यूब रूट के। बोला गया फेयर डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार टॉस किया गया, टॉस नंबर 1 टॉस नंबर 2 टॉस नंबर 3 करके। R1 R2 R3 आर द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन डाई। सबसे पहले डाई पे एक नंबर आया R1, दूसरे डाई पे आया R2, तीसरे पे आया R3। देन द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है ओमेगा पे पावर R1 प्लस ओमेगा पे पावर R2 प्लस ओमेगा पे पावर R3 की वैल्यू 0 हो जाए। बहुत आसान, बहुत आसान। तुम सोचो ये कैसे पॉसिबल होगा यार, ओमेगा पे पावर R1 प्लस ओमेगा पावर R2 प्लस ओमेगा पावर R3 0 हो जाए। जैसे मैंने ये 2 चीज़ लिख दिया तो मिलेगा यार क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। कैसे? ये तभी पॉसिबल होगा जब R1 R2 R3, अभी R1 R2 R3 नाम नहीं देते, स्पेसिफिकली नाम नहीं बोलते, एक हो जाए 3 का मल्टीपल, एक हो जाए 3 का मल्टीपल प्लस 1 और एक हो जाए 3 का मल्टीपल प्लस 2। ये पावर आ गया तो अपने आप ये सम 0 आ जाएगा। ऐसा कैसे बोल दिया मैंने? सोचो ना, एक हो गया 3 का मल्टीपल,
एक हो गया 3 का मल्टीपल +1, एक हो गया 3 का मल्टीपल +2। तो ओमेगा टू द पावर 3 का मल्टीपल इज 1, ओमेगा टू द पावर 3 का मल्टीपल 1, तो ओमेगा टू द पावर 1 अकेला बचेगा, ओमेगा टू द पावर 2 अकेला बचेगा एंड सम 0 आ जाएगा। बहुत आसान यार ये तो। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं डाई को थ्रो करूंगा तो 3 का मल्टीपल 1 पे आना चाहिए, जो कि होगा 3,6। 3 + 1 वाला कौन सा होगा, तो तुम बोलोगे 1,4। 3 + 2 वाला तुम बोलोगे 2,5 वाला। ओके, मतलब R1 R2 R3 में से कौन सा है वो हमें नहीं पता है, उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तुम तो ऐसे सोचो कि सर एक नंबर मुझे 3 का मल्टीपल मिल जाए। मेरे पास 3 के मल्टीपल कितने नंबर है, तुम 2 बोलोगे, तो तुम बोलोगे 2 में से कोई एक उठा लो, इन दोनों में से कोई एक उठा लो। लेट से 3 उठा लिया या 6 उठा लोगे, कुछ तो उठाओगे ना। इन दोनों में से कोई एक उठा लो, 2C1। लेट से 4 उठा लिया। इन दोनों में से कोई उठा लो, फिर से 2C1। लेट से 2 उठा लिया। अगर मैंने ये तीनों उठा लिया, एक पे ये डाल दूंगा, एक पे ये डाल दूंगा, एक पे ये डाल दूंगा, मतलब मेरे पास 3 R1 R2 R3 बैठे हुए हैं और 3 नंबर मैंने ऑलरेडी हाथ में सेलेक्ट करके रखे हैं। कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं, 3 फैक्टोरियल से। इससे मैंने क्या इंश्योर किया, इससे मैंने ये इंश्योर किया कि भाई ये सम 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये n ऑफ e है। अभी मैंने n ऑफ सैंपल स्पेस कैलकुलेट किया क्या, मैं बोलूंगा नहीं, अभी तक तो नहीं। सैंपल स्पेस कैलकुलेट करना आसान है क्या, बोलेंगे वो तो सबसे इजी चीज़ है, इसीलिए तो मैंने वो कैलकुलेट नहीं किया, तो वो तो लास्ट में लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी लिखने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा 6 × 6 × 6 इज सैंपल स्पेस। तो सबके लिए 6 ऑप्शन है। सो आंसर अपना होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 2C1 × 2C1 × 2C1 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 × 6 × 6। ध्यान से देखो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, एक 6 गया, 2 × 3, 2 × 3, दिस इज 2/9। 2/9 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, 3 नंबर से हमारे पास ये तीनों अगर इस टाइप के हो गए, कौन कोई लेट से R1 हो गया 3 के टाइप या R2 ही हो गया 3 के टाइप, उसके लिए हमने ये 3 फैक्टोरियल कर दिया। मैंने बस ये बोला कि एक हो जाए इस टाइप का, एक हो जाए इस टाइप का, एक हो जाए इस टाइप का, तो सम हमेशा 0 आ जाएगा। हेंस हमने एक सेलेक्ट किया उन दोनों में से, एक सेलेक्ट किया उन दोनों में से, एक सेलेक्ट किया उन दोनों में से। अब मुझे ये तो पता नहीं था R1 R2 R3 में से कौन सा होगा, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल कर दिया। एंड सैंपल स्पेस निकालना तो 6 × 6 × 6 वाला काम था, हेंस वो आसान था बहुत, तो हमने काम कर लिया अपना। ठीक है, चलो अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या बोलूँ, IIT-JEE लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं है, वेक्टर्स के फॉर्म में दिया, लेकिन वेक्टर्स में क्यों मानूं। यहाँ पे देखना PQRS विद द पोजिशंस और द पॉइंट्स ऑन द प्लेन विथ पोजिशन वेक्टर दिस। एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, वी डोंट नो द क्वाड्रिलेटरल, इसलिए फिर भी मैं ऐसे बना दे रहा हूँ PQRS, जिसका पोजिशन है, P का पोजिशन वेक्टर है -2 i कैप -1 j कैप, Q का 4 i कैप 0 j कैप, R का हो गया 3,3, S का हो गया -3,2। इन्होंने K में तो कुछ दिया ही नहीं, इन्होंने तो इसको बना दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। 4 कोऑर्डिनेट पता है तुम्हें, बोला गया वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, क्या होगा देख लो। तो पहले तो भाई PQ निकाल लो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। PQ डिस्टेंस जब कैलकुलेट करोगे PQ, तो √4 - -2 6 का स्क्वायर प्लस 0 - -1 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 36 + 1 √37। ओके, SR एक बार निकाल के देखो, अपोजिट साइड निकाल लेते हैं। तुम बोलोगे यार 3 - -36 प्लस 3 - 2, ये भी 1 √37। वाओ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसके लिए हमें PS भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एक बार, तो PS निकाल लेते हैं। तो √(-2 -+3 डेट इज 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 -+ +1 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये तो √10 आ गया।
क्यू आर निकाल लो एक बार। क्या सॉल्व कर रहे हैं यार, 4 - 1 3, 1 का स्क्वायर 9, √10 आ गया। रोम्बस एंड स्क्वायर वाला तो कटा, चारों साइड इक्वल होते तब तो हम लोग सोचते रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा, हेंस रोम्बस स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, हेंस या तो रेक्टेंगल हो सकता है या तो पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल बट नॉट ए स्क्वायर, मे बी दिस इज द आंसर। पैरेललोग्राम विच इज नाइदर रोम्बस नॉर रेक्टेंगल, तो हमें बस एक चेक कर लें रेक्टेंगल है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या चेक कर लेंगे, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है क्या। अगर -1 होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा रेक्टेंगल है। ठीक है, सो एक बार चेक कर लेंगे स्लोप। तो क्यू आर का क्यूपी का स्लोप, क्यूपी का स्लोप m y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 दैट इज 1/6, एंड स्लोप ऑफ क्यू आर निकालेंगे तो y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 दिस इज 3/-1। ठीक है, तो -3, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है क्या बोलेंगे, बिल्कुल ही नहीं है -1, हेंस ये 90 डिग्री है ही नहीं, 90 डिग्री नहीं है तो रेक्टेंगल तो बिल्कुल नहीं है। अब रेक्टेंगल नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम है, खत्म। मतलब अगर तुम्हें और आगे चेक करना है तो इसका भी स्लोप देख लो, इसके स्लोप के बराबर, इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर, हेंस पैरेललोग्राम है। लेकिन 3 ऑप्शन सेंस एलिमिनेट हो गया तो चौथा आंसर है। ठीक है, अब ये 33 क्वेश्चन इतना आसान था, इतना आसान था, क्वेश्चन देख के तुम टिक कर देते आंसर ये होगा। तुम सोचो हमारे पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन टाइप है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 1। दूसरा है a2x b2y c2z इज इक्वल टू 0। तीसरा है a3x b3y c3z इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज ऑब्वियसली ए मैट्रिक्स। तो ये सॉल्यूशन बोला है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन हो, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। अब तुम ध्यान से सोचो, क्रैमर्स रूल हमने पढ़ा हुआ है, हाँ क्रैमर्स रूल जब हमने पढ़ा है 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन के क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन आते हैं, या फिर ये तीनों प्लेन की तरह भी देख लो। 3 प्लेन या तो इंटरसेक्ट करेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट पे करेंगे, या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बोलेंगे या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन हो जाएगा, या तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। यार ऐसा थोड़ी ना होगा 2 सॉल्यूशन आ गया, 2 प्लेन 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाकी जगह पे नहीं कर रहे हैं, हेंस ऐसा कभी ए मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं होगा जिसके लिए 2 सॉल्यूशन आए, हेंस 0 मैट्रिक्स, 0 नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया है, 0 नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, लिमिट्स अंडर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने बहुतों बार सॉल्व किया, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको इतनी बार सॉल्व किया, इतनी बार सॉल्व किया, इतनी बार सॉल्व किया कि पता नहीं कितनी बार सॉल्व किया। ठीक है, मतलब सॉल्व करते रहे हैं इसको। पिछला ये जो AI-EEE 2005 का सॉल्यूशन दिया उसमें भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था लिमिट का, वो भी सॉल्व किया। देखो बहुत सिंपल है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, x³ है एंड अंदर पूरा t का फंक्शन है, मतलब इसको ऐसे लिख दो 0x t ln t प्लस 1 डिवाइड बाई t टू द पावर 4 प्लस 4 होल डिवाइड बाई x³ और ऊपर dt है। लिमिट निकालना है, सबसे पहले इंडिटर्मिनेंट फॉर्म चेक करोगे, x इज इक्वल टू 0 डालोगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आएगा क्या करना होता है LH रूल। LH रूल ऐसे भी दिमाग में क्यों आएगा, क्योंकि न्यूटन लेबनिट्स भाई जब भी इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल हो लिमिट के अंदर तो न्यूटन लेबनिट्स आता ही है, एंड ये IIT-JEE का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन न्यूटन लेबनिट्स से आएगा। ठीक है, लिख के रख लो, आएगा, वो आना है। ओके, तो 0 ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करना इजी है। x अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो यार न्यूटन लेबनिट्स तो मैंने रटवा दिया है यार, रटवा दिया है, अब कितना रटवाऊंगा। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ये, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 3x², लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यहाँ से एक x से दूसरा x कट भी गया। ठीक है, so ultimately this is equal to ln x tending towards 0 ln 1 plus x
और ये डिवाइड बाय एक्स, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गया। ऊपर 1 बचा, नीचे आ गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 3। ये स्टैंडर्ड लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पे जाता है 1 को। एंड ये तो अब ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म रहा ही नहीं, एक्स इज इक्वल टू 0 डालो तो 4 इंटू 3 12, 1/12 आंसर आ जाएगा भाई। अब बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन होगा क्या आईआईटी में? नहीं होगा, ठीक है। एंड माना जाता है कि आईआईटी जेईई 2010 का जो पेपर था ना, आईआईटी जेईई 2010 का पेपर, वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था मैथ्स के लिए। उसमें कट ऑफ बहुत ही कम गया था यार। अभी मैं पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, मे बी सिंगल करेक्ट तुम्हें बहुत ईजी लग रहा होगा। तो बस ये जो क्वेश्चन थे ना सिलेक्टिव, यही क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे। बाकी सारे क्वेश्चन तो बच्चे से सॉल्व ही नहीं हो रहा था। ऐसे क्वेश्चन आए थे आईआईटी जेईई के, मस्त क्वेश्चन, मस्त पेपर मैथ्स का, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना। हर एक ईयर का पेपर यहाँ पे तुम्हें सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखना। Let p and q be real numbers such that p is not equal to 0, p cube is not equal to q, p cube is not equal to minus q. Alpha and beta are the non-zero complex number satisfying alpha plus beta is equal to minus p and alpha cube plus beta cube is equal to q. Then a quadratic equation whose roots are this. अब बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स गिवन है, तो सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, इक्वेशन लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इतना सिंपल वाला काम करना था। अब जब सम निकालने जाओगे तो वहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसको देख लेते हैं। बस सम निकालने जाऊँगा तो अल्फा अपन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा, अल्फा बीटा ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड नीचे अल्फा बीटा, ये तो आ गया। अल्फा प्लस बीटा तो मुझे पता है, बस मुझे अल्फा बीटा पता चल जाए ना काम बन जाएगा। अल्फा बीटा निकलेगा क्या? हाँ निकल जाएगा ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाले से। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। मैंने ये लिख दिया। तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तुम जिससे लिखना चाहो उससे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली वी कैन सी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्यू है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस पी क्यूब आएगा, माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है तो ये प्लस पी। तो यहाँ से क्यू प्लस पी क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा पी। तो यहाँ से क्लियरली वी कैन सी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई पी क्यूब प्लस क्यू डिवाइड बाय 3p। खत्म हो गया यार क्वेश्चन। सम निकालना था, हमने सम निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, यही तो सम आया था, अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डेट इज पी स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 3 पी क्यूब प्लस क्यू डिवाइड बाय पी। बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, पी क्यूब प्लस क्यू डिवाइड बाय 3p, ठीक है। ये आया, इसको बस सिंप्लीफाई करने की जरूरत है हमें। 3p ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 3p क्यूब माइनस 2 टाइम्स पी क्यूब प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू। तो ऊपर आ गया 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब, कितना आ जाएगा p क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय p क्यूब प्लस क्यू। ये आ गया s, एंड p तो 1 आ जाएगा, अल्फा अपन बीटा इंटू बीटा अपन अल्फा, वो तो 1 है। हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q डिवाइड बाय पी क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हेंस हमारे पास जो आंसर आया वो आया पी क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आंसर देख लो कौन सा आंसर होगा, ये पी क्यूब प्लस क्यू, पी क्यूब प्लस क्यू, बी ऑप्शन, यही तो आंसर आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट का, ये सब बेसिक में सिखाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगला सवाल,
और कितने बचे हैं एक बार देख लेते हैं, 36। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग सिंगल करेक्ट के, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो सॉल्व करने लायक नहीं था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखने में डरावना लगेगा तुम्हें, तीन तीन फंक्शन दे दिया है, लेकिन बहुत ही ईजी है, देखना। बोला एफ जी एंड एच बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 से 1। सब कुछ 0 से 1 में डिफाइंड है, ठीक है। सब कोई 0 पे डिफाइंड है, ऑन 1 पे डिफाइंड है, एवरीथिंग। एफ एक्स पता है, जी एक्स पता है, एच एक्स पता है, सब में कुछ ना कुछ गिवन है, थोड़ा बहुत चेंज करके। बोला ए बी सी डिनोट द रिस्पेक्टिवली एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जी एंड एच ऑन 0 to 1। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ निकालो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी निकालो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच निकालो, एंड बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, या तीनों बराबर है या क्या है, तुम्हें बताना है ये। तो तुम बोलोगे मैक्सिमम तो निकालने आता है हमें एओडी से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। एफ डैश एक्स उसके लिए निकालते हैं, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x। ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ये अल्टीमेटली आ गया 2x टाइम्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड वी नो 0 से 1 में जाना है, दिस मीन्स ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव एंड दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर में माइनस हो रहा है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमेशा 1 से बड़ा हो गया, ये 1 से छोटा हो गया, तो हेंस ये पॉजिटिव क्वांटिटी, हेंस एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, हेंस एफ एक्स इंक्रीजिंग है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अच्छा एफ एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स विल बी एट एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 डालोगे तो ई प्लस 1 अपॉन ई आ जाएगा। अब जी के बारे में देख लेते हैं, जी एक्स क्या गिवन है, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और कुछ चेंज नहीं किया, ओके। फिर से जी डैश एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको जैसे इसका डिफ्रेंसिएशन इसको जैसे का तैसे, प्लस एक्स को जैसे का तैसे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ई टू द पावर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, इन दोनों में 2x कॉमन है, x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से आई कैन सी ये तो पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव क्वांटिटी में एक ऐसा क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव है, एंड ये भी पॉजिटिव ही है, हेंस ये ओवरऑल पॉजिटिव। जी एक्स जी ऑफ मैक्स जी मैक्सिमम विल बी जी ऑफ 1 विच इज अगेन ई प्लस 1 अपॉन ई, वैल्यू पुट करो, देखो ई प्लस 1 अपॉन ई आ रहा है। सिमिलरली एच एक्स को जब कैलकुलेट करोगे ना वो भी एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन वी कैन डिफ्रेंशिएट, एच डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन दिस विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करोगे यू विल सी दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, है ना, ऑब्वियस सी बात है। ये एक पॉजिटिव है ये दोनों मिलके, एंड ये भी एक पॉजिटिव है, हेंस ओवरऑल पॉजिटिव आ गया, हेंस h ऑफ 1 विल बी h मैक्सिमम विच इज अगेन 1 e प्लस 1 अपॉन ई। इसका मतलब तीनों का मैक्सिमम वैल्यू सेम, तीनों का मैक्सिमम वैल्यू सेम। सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन खत्म। तुमने देखा होगा यार सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के थे। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखना, IIT JEE एडवांस के जो पेपर होते हैं ना उसमें जो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं ना वो ईजियर कैटेगरी के होते हैं, और IIT JEE का जो एग्जाम है ना उसमें तुम्हें सेलेक्टिव बनना पड़ता है। अगर तुम सेलेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, जो तुम्हें आता है सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हें पता चलेगा कि यार तुम मचा रहे हो, ठीक है, मचा रहे हो लाइफ में। तो यहाँ पे इस चैनल पे तुम देखोगे 2010 हमने स्टार्ट किया है, 2011 से लेकर के 2019 तक के सारे पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में देख लो, ठीक है। अगर ये सारे वीडियो तुमने देख लिए तुम IIT JEE में 100% मचा के आओगे। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।